बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ऑस्ट्रेलिया वीज़े के प्रोसेस के हवाले से काफ़ी पूछते हैं। तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहम्मद नैब खान, और इसका ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा लग चुका है। तो इससे आज हम सवाल करेंगे कि इस वीज़े के लिए इस की तालीम कितनी है या कितनी तालीम चाहिए, और कितना इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस दरकार है। तो ये सारी चीज़ें हम नैब खान के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नैब खान। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो तुम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि तुमने इस वीज़े के लिए क्या क्या किया है, तुम्हारी तालीम कितनी है और तुम्हारे आइल्स में बैंड कितने आए हैं। पहले तो सर का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। सर मेरे टीचर्स हैं और मैं उनका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर स्टडी वीज़े के बारे में आपको बताऊँगा। मेरी एजुकेशन इंटरमीडिएट है। रिसेंटली मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है। तो उसके लिए मैक्सिमम एजुकेशन इंटर की ज़रूरत होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि एफएससी की हो या सिंपल एफ की हो। आपने इंटरमीडिएट 50% मार्क्स अबव से ज़्यादा किया तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा तुम्हारा लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तुम्हारी फ़ीलिंग कैसी है? मसलन वीज़ा लगने के बाद एक स्टूडेंट्स की क्या फ़ीलिंग होती है, क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त? फीलिंग तो हर बंदे की जब वीज़ा लगता है तो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स पेश आई हैं। जैसे फ़्लाइट्स बंद हैं, तो मैं अब फ़िलहाल घर बैठा हुआ हूँ। तो फीलिंग्स तो वैसे बहुत अच्छी है, ग्रेटफुल कि मुझे मेरा वीज़ा लग गया है। ख़ास तौर पर मेरे टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस प्रोसेस में मेरी हेल्प की। ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है उसका जो पहला प्रोसेस है कि आइल्स करना होता है। तो आइल्स काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वाकई मुश्किल है या स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते? एवरेज स्टूडेंट्स तो आइल्स इजीली कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए आइल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ख़ुद एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन आइल्स में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील हुई जब मैंने आइल्स स्टार्ट की। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ईच 5.5 बैंड्स की ज़रूरत होती है। मज़ीद आजकल एक पीटी कोर्स आ गया जो आराम से जो वीक स्टूडेंट रहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं लोगों को यही कहूँगा कि उनको चाहिए कि पीटी कोर्स करें। उसके लिए आप किसी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आइल्स की तरह होते हैं, और उसका मॉड्यूल भी 4 मॉड्यूल होते हैं उसमें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं आइल्स के बारे में। तो आइल्स जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करनी है उनके लिए बेहतरीन सोर्स क्या है, किस तरह वो तैयारी करें, मटेरियल कहाँ से लें कि उनके जो 6 या 7 बैंड आ जाएं जो कि वीज़े के लिए दरकार होते हैं, ज़रूरी होते हैं। मैंने आजकल देखा है कि स्टूडेंट्स यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि वहाँ पर हमें ट्रिक्स मिल जाएंगी और हम आइल्स ईज़िली कर लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। आपको चाहिए कि 14 बुक्स हैं और उनमें से 6 या 7 भी पढ़ लेना अच्छी तरह प्रॉपरली, तो आप आइल्स में 6 से 7 बैंड्स आसानी से ले सकते हैं। मज़ीद आपको कोई भी मॉड्यूल स्किप नहीं करना चाहिए। डेली एक टाइम टेबल बना लें, उसके हिसाब से आप डेली उनको पढ़ें, तैयारी करें अच्छी सी। ख़ास तौर पर स्पीकिंग होगी और रीडिंग्स में, इसमें ज़्यादातर मसला बहुत से स्टूडेंट्स को ये मसला बनता है रीडिंग्स में और स्पीकिंग में। उनको बार बार करना चाहिए, उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो आइल्स के बारे में इतना ही कह सकता हूँ। ये बताओ कि अगर एक स्टूडेंट्स आइल्स कर लेता है, उसके जो उसको दरकार बैंड है वो ले लेता है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसने क्या करना होता है जो कि बुनियादी होता है और मेन होता है? स्टूडेंट को चाहिए कोई रिलायबल सा कंसल्टेंट देख लें, उसके साथ रब्ता करे, चाहे वहाँ पर उसे एक बार विज़िट करे, उसके ऑफिस को विज़िट करे। अगर उसे वो अच्छा लगे और रिलायबल हो, लोगों से पूछे कि कैसा एजेंट, ख़ास तौर पर आजकल फेसबुक पेजेस बने हुए हैं, वहाँ से उसको फॉलो करे और देखे कि इसकी वीज़ा रेशो कितनी है, तो उस हिसाब से उसे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अच्छा नैब खान, ये बताओ कि अगर एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा कंसल्टेंट मिल जाता है, उसका आइल्स भी मुकम्मल हो जाता है, तो उसको फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चीज़ें दरकार हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए? स्टूडेंट को पहले चाहिए कि उसके एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स ना वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद उसे चाहिए कि एक FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन फार्म होता है जो नादरा से बन जाता है,
और करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप कंसल्टेंट से डील कर लें तो वो बना देगा आपको। इसके अलावा 4 मिलियन की स्टेटमेंट भी चाहिए होती, बैंक स्टेटमेंट, वो भी आप अगर चाहिए तो कंसल्टेंट से डील कर सकते हैं, वो भी आपको बना के दे सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है। नायब खान, एक सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स किसी कोर्स में अप्लाई करता है तो अगर उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना कोर्स तब्दील करवा सकता है? इस हवाले से क्या शेड्यूल है, क्या तरीक़ाकार है? फ़ीस का ये होता है ना, अगर आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है, शायद 21,000 या 22,000 डॉलर हो। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप उसे आसानी से इजीली से वहाँ का काम करके भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादातर कॉलेज में एडमिशन लें। अगर यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं स्कॉलरशिप तो लड़के को चाहिए कि यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकता है, उसे करना चाहिए अगर वो दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि उस प्रोग्राम में एडमिशन उसे लेना चाहिए कि बाद में फ्यूचर में उसे PR मिल सके। और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत वहाँ वेबसाइट पर देखें गवर्नमेंट की ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर प्रोग्राम मिल जाते हैं कि हमें कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए जो मेरे पढ़ने के लिए भी इजीली पढ़ सकूँ उसे आसानी से, और बाद में मुझे उस बेस पर PR भी मिल सके। आप मुझे ये बताएं, काफ़ी स्टूडेंट्स इस हवाले से पूछते हैं कि अप्लाई करने से लेके वीज़ा लगने तक कितना अरसा दरकार होता है और मिनिमम कितना अरसा दरकार है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा दरकार है? ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वीज़ा कितना अरसा चलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स देने में, कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट्स देने में लेट कर देते हैं, कुछ जल्दी दे देते हैं। उसके बाद जब GT आती है तो फ़ीस देनी पड़ती है और उसमें से भी ज़्यादातर लड़के डिले कर देते हैं। अगर प्रॉपर टाइम पर फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स दे तो मैक्सिमम 1.5 महीना लग जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। में एक सवाल है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, आपने उस हवाले से बताना है कि पाकिस्तानी रकम में एक स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, उसका टोटल ख़र्चा पाकिस्तानी रुपए में कितना बनता है? तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो इस हवाले से आप थोड़ी सी वजाहत कर दें। एक लड़के का खर्चा अगर मेडिकल समेत और उसके साथ भी ले जाने चाहिए कुछ पैसे, अगर सब कुछ मिला दिया जाए तो 14 से 18 लाख तक खर्चा हो जाता है। इसमें ज़्यादातर इस तरह ये होता है कि कुछ लोगों की फ़ीस कम होती है और प्रोग्राम के लिहाज से कुछ लोगों की ज़्यादा होती है। अगर BBA के स्टूडेंट है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है और अगर IIT का है तो उसकी कम होती है फ़ीस। इस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें IELTS में, कुछ होते हैं जिनके IELTS में 6 बैंड आ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिसमें 5 या 4.5 बैंड आ जाते हैं, तो उनके साथ LA कोर्स पड़ जाता है, तो 2.5 से 3 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है LA कोर्स के लिए। तो लड़कों की ये भी चाहिए कि ईच में 5.5 बैंड आने चाहिए, IELTS ये कंपलसरी है। अब मुझे ये बता दें कि खुदा न खास्ता अगर किसी स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसका कितना नुकसान होगा? उसको चाहिए कि उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वीज़ा रेशो ज़्यादा हो जाती है। और अगर देखा जाए तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उसमें कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख का नुकसान हो जाता है, जिसमें आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस इसमें नहीं आती। इसमें आएगी आपकी मेडिकल की फ़ीस, बायोमेट्रिक फ़ीस आएगी, और इसके अलावा एडमिशन फ़ीस है जो $250 होती है, और 70K से लेकर 80K तक आपकी एम्बेसी फ़ीस होती है जो पाकिस्तान में देनी होती है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। टोटल मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख तक जो ख़र्चा होगा ना वो आपको वापस नहीं होगा। दूसरी जो आपने फ़ीस दी होगी कॉलेज में वो वापस हो जाएगी। आखिर में आप अपने कोर्स के हवाले से थोड़ी सी वजाहत कर दें, अगर एक स्टूडेंट उसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसको क्या क्या करना होगा, क्या तरीक़ाकार है? सेम ही होगा जैसे दूसरे प्रोग्राम्स में होगा। इसका ये है कि ये मेरा कोर्स बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसकी फ़ीस मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ वो फ़ीस ले रहा है $7,250। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये है कि अगर आप किसी वजह से वहाँ पर बाद में PR लेना नहीं चाहते और आपको स्ट्रगल नहीं करना चाहते वहाँ पर, और आप पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये इस हवाले से ये बहुत अच्छा है, लोगों को चाहिए कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए अगर वहाँ जाना हो उनको, और प्रोग्राम को कंप्लीट भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर होते हैं वहाँ जाते हैं और प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं, हम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ, और बाद में उनको PR का मसला बन जाता है कि उन्हें उस प्रोग्राम में PR नहीं मिलती।
तो इस हवाले से स्टूडेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज तकरीबन हमने तमाम वो सवाल डिस्कस किए हैं जो आप अक्सर पूछते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपने अपना जो सवाल है उसको लाजमी छोड़ना है। इसके अलावा अगर दोबारा मौका मिला तो हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, तो आपने टाइम देना, स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करनी है। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।